हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपकी लॉ कंप्लीट हो गई और आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और अपनी लाइफ के अंदर एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक एडवोकेट का नेचर कैसा होना चाहिए और अपने क्लाइंट के प्रति कैसे व्यवहार उसका होना चाहिए। क्योंकि एक एडवोकेट ही वो व्यक्ति होता है जो जब कोई भी व्यक्ति कोई किसी भी मुकदमे में फंस जाता है, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, रिवेन्यू हो या टैक्सेशन हो या लेबर का हो, कोई भी मुकदमा हो, तो आपके अपने सगे माँ बाप भाई बहन घर वाले आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप एक एडवोकेट आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहता है, आपके लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए। जैसे मैं पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपकी लॉ कंप्लीट होगी, एडवोकेट और लॉयर में एक अंतर होता है। लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसकी लॉ कंप्लीट हो गई, चाहे उसने वो बी ए एलएलबी की हो या कोई ग्रेजुएशन के बाद बीए बीकॉम के बाद एलएलबी का कोर्स किया। बी एल एल बी अगर आप 10+2 यानी कि 12th क्लास पास कर सक की है आपने, आप बी एल एल बी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको 5 साल की बी एल एल बी कंप्लीट करनी होगी। और अगर आपने कोई कोर्स किया है जैसे कि बीए बीकॉम या कोई भी, उसके बाद आप अगर एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए 3 साल की होगी। उसे कंप्लीट करने के बाद आप एक लॉयर बन जाते हैं, यानी कि आपके पास कानूनी जानकारी होगी, कानूनी नॉलेज होगी, लेकिन आप कोर्ट केस में पैरवी नहीं कर सकते। किसी केस में पैरवी नहीं कर सकते, कोर्ट में जाकर आर्गूमेंट नहीं कर सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास लाइसेंस ही नहीं होगा। और अगर आप एडवोकेट बनना है, आपको लॉयर से एडवोकेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसकी फीस, जैसे मैं उत्तराखंड का एडवोकेट हूँ तो मैंने जो की थी 18,000 कुछ मैंने पे किए थे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, जो मेरा इतना खर्च हुआ था। और उसके लिए मैंने जितने भी एक फॉर्म फिल किया था, जितने मेरे डॉक्यूमेंट थे, 10+10 10+2 की मार्कशीट, सनद, और मैंने जैसे बीकॉम कंप्लीट किया था, बीकॉम और एलएलबी कंप्लीट करने के बाद मैंने जो डिग्री थी मेरी, ठीक है, उसे सबको करने के बाद एक मैंने चालान बनवाया था, चालान एसबीआई बैंक से। उसके बाद जो मेरे जो दो सीनियर एडवोकेट की मैंने स्टाम्प लगाई थी, यानी कि जो जिनकी 10 साल प्रैक्टिस करते हुए कोर्ट में हो गए, उसकी मैंने स्टाम्प लगवाई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड में अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था बाय पोस्ट। उसके बाद 2 महीने के बाद मेरा जो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद मुझे 2 साल के लिए वह मतलब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मतलब लाइसेंस मिला था। उस लाइसेंस में मतलब मैं उत्तराखंड का मैं पंजीकृत था, यानी कि जो मेरे उत्तराखंड पंजीकृत था 2 साल के लिए टेम्परेरी। उसके बाद एक मैंने फॉर्म फिल किया बीसीआई एग्जाम, जो कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है हर एक एडवोकेट के लिए जो जिसने 2010 के बाद अपना ग्रेजुएशन पूरी की है या कि जिसने वकालत के पेशे में कदम रखा है। 2010 से पहले जितने भी एडवोकेट है उसके लिए बीसीआई क्लियर करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपने 2010 के बाद एडवोकेट यानी कि एलएलबी कंप्लीट की और आप एक एडवोकेट भी है, आप एडवोकेट के तौर पर एक प्रैक्टिस भी करें, आपके लिए बीसीआई कंपलसरी कर। उसके बाद मैंने बीसीआई कंप्लीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, 100 नंबर का था। उसके में मैंने उसमें क्या था कि उसमें कॉपी किताब यानी कि कोई भी काफ़ी सारे लॉ से रिलेटेड, जैसे कि पहले तो मैंने तो 2020 में किया था कि आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ बहुत से एक्ट से मिलकर एक एग्जाम आया था। काफ़ी हार्ड एग्जाम था, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ थी कि वो उसमें निगेटिव मार्केटिंग नहीं थी, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं थी। उस मैंने खैर वो क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं बन गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने का जो फैसला आया है उसमें, अगर आप
ओबीसी या किसी अन्य कास्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन तब पता है आपकी 700-800 रुपये ही फीस पे करनी पड़ेगी आपको। अब उस टाइम मैंने जो की थी, जैसे मैं उत्तराखंड को मैंने 18,500 कुछ इतने मैंने पे किए थे, लेकिन अब 750-800 रुपये पे करने पड़ेंगे आप अगर अपना आप रजिस्ट्रेशन भेज दें। उसके बाद अगर आप भेज देंगे 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप बाय पोस्ट भेजेंगे, उसके अंदर आपको क्या करना, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट में उसकी कुछ शर्तें होगी जो आपको फिर पूरी करनी, जैसे कि आपके ऊपर कोई मुकदमा अगर है, विचाराधीन है या चल रहा है, या आप सजा याफ्ता हो, तो फिर तो शायद मुश्किल है आपका रजिस्ट्रेशन ना हो अगर आप सजा याफ्ता हो, क्योंकि एक ऑफेंडर को एडवोकेट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा, विचाराधीन है, उसमें आपको ये भी बतानी पड़ेगी। और अगर आपने, जैसे आपकी जो एलएलबी कंप्लीट 2020 में हुई, 21 में हुई, आप 2024 में अपना रजिस्ट्रेशन अब कराना चाह रहे हैं, आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि आपने 2 साल कहाँ दिए। भाई ग्राउंड लिख देते, जो भी आपने किया हो बता दो कि भाई मैंने 2 साल प्रैक्टिस की गवर्नमेंट एग्जाम की, वो देना पड़ेगा। उसके बाद एक 500 रुपए का स्टाम्प आपको अलग से देना पड़ेगा, बिल्कुल क्लीन, वो भी बार के नाम। खैर, उसके बाद अगर आप एक एडवोकेट बन जाते हैं, ओके, एडवोकेट बनने के बाद आपके पास एक राइट आ जाएगा। और हाँ, आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी कि एक एडवोकेट के लिए रूल है कि अगर आप एक खेती बाड़ी का काम ही कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर घर की खेती है, जमीन है 10 बीघे, 20 बीघे, 30 बीघे, तो आप खेती बाड़ी का काम ही कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। जैसे कि भाई आपने कि कोई किसी कंपनी में, भाई आपने जैसे कोई किसी कंपनी में आप मैनेजर हो, या बन सकते हो मैनेजर, लेकिन आपको अपना लाइसेंस कैंसिल कराना पड़ेगा। अगर हाँ, कंपनी में आप एज ए एडवोकेट काम कर रहे, मतलब दूसरा खाना काम करके एज ए एडवोकेट कर रहे, भाई कंपनी लॉ के अपने एडवोकेट हो, तो फिर आपको लाइसेंस कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी और पोस्ट को काम कर रहे, तो आपका लाइसेंस कैंसिल होता है ऐसी सिचुएशन में। हाँ, उसके बाद कि आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते खेती बाड़ी के अलावा। और एडवोकेट का नेचर ऐसा होना चाहिए, मतलब जैसे कि अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदार, क्योंकि एक क्लाइंट, कोई भी व्यक्ति एडवोकेट के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। भाई पीछे तो कुछ भी कह ले कोई, देखो पीछे तो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी एडवोकेट के सामने में है बै तू भी कर सके। अगर कोई किसी एडवोकेट को गाली भी दे देगा, तो उसके खिलाफ भी जो एडवोकेट को एक पावर दे रखी एडवोकेट के अंदर कि उसके खिलाफ भी वह डिफेमेशन यानी कि मानहानि का नोटिस देकर मुकदमा कर सकता है, और 1 करोड़ रुपए जितना भी उससे मुआवजे की मांग कर सकता है। हाँ, और कोर्ट के अंदर भी, मतलब जिस टाइम अगर कोर्ट के अंदर भी एक एडवोकेट की बहुत पावर दे रखी है एडवोकेट एक्ट के अंदर, जिस टाइम वो बैंड पहन लेगा कोर्ट के अंदर जाएगा, तो उसकी पावर और जो मजिस्ट्रेट होगा, जजिस होगा, उसकी पावर सेम होगी। क्योंकि देखो, वे भी अपना काम कर रहे, एडवोकेट भी अपना काम कर रहा, और एडवोकेट बनने के बाद ही कोई व्यक्ति एग्जाम क्लियर क्वालिफाई करने के बाद जज बनता हो, मजिस्ट्रेट बनता हो, उसके लिए लॉ होनी कंपलसरी। एक एडवोकेट का नेचर हमेशा बहुत ही शांत स्वभाव का होना चाहिए, गुस्से वाला बिल्कुल ना होना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम कोई भी एडवोकेट क्वेश्चन पुटअप करता है, चाहे वो पुलिस हो, अपने केस से 1 मिनट के बाद मैं अपना काम करूँ, जा खेले घसले जा, आराम से जा मेरे चांद। हाँ, केस में जैसे कि एक एडवोकेट का नेचर बहुत ही शांत स्वभाव का और होशियारा दोनों होना चाहिए। भाई देखो, कोई भी अगर एडवोकेट को बदनाम कर रहा या उस पर झूठे एलिगेशन लगा रहा या कोई भी, तो ऐसी सिचुएशन में एडवोकेट को चुप नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो रहते नहीं, सभी एडवोकेट बहुत ही सॉल्ट टेम्पलर हो ऐसी सिचुएशन में। लेकिन कुछ जगह पहले से ऐसे हो के, जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे, उस टाइम एक एडवोकेट को शांत स्वभाव का रहना चाहिए। क्योंकि
एक एडवोकेट अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम अगर अपना मानसिक संतुलन खो दिया तो उसको पता नहीं है कि उसने जो भी प्रिपरेशन करी क्वेश्चन, क्योंकि जो भी उसने क्वेश्चन पूछने से किसी पुलिस से या केस से रिलेटेड जैसा भी केस हो, तो वह अपने इनके भूल जाएगा कि उसे क्या पूछना क्या नहीं, जिससे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छा नहीं, मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने के, उससे उसके क्लाइंट को भविष्य में नुकसान हो सकता है, सजा हो जाएगी या कोई सिविल का मसला हार जाएगा। और बहुत से काम ऐसे कि वकील नहीं कर सकता, जैसे कि एक एडवोकेट हड़ताल नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया था, हरीज ओपन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में कहा कि कोई भी एडवोकेट के एक हड़ताल नहीं कर सकता। हाँ, कोर्ट के अंदर हड़ताल होती है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट काम हो वह होते हैं, क्योंकि बिल्कुल कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो जजेस है, जो मजिस्ट्रेट है, उन्हें तो अपना काम करना ही है, क्योंकि वह सैलरी पा रहे थे, इसीलिए वे नियुक्त किए गए। लेकिन एक एडवोकेट भी मना नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल काम नहीं करने का, ये नहीं करने का। हाँ, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाए, किसी एडवोकेट की, किसी दोस्त की, या मतलब किसी एडवोकेट की, तो एक शोक सभा एक एडवोकेट रख दे भाई, नो वर्क। लेकिन नो वर्क का मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से काम होगा ही नहीं, काम होगा। जैसे भाई जो आवश्यक कार्य हो, जैसे किसी का बेल बेल एप्लीकेशन हो, और क्योंकि बेल एप्लीकेशन का मतलब ये होगा भाई कोई जो बंदा जेल में, उसे पता क्या परेशानी उठानी पड़ती है। जेल के तो वैसे भी बहुत मसले, देखो जेल तो जेल है, क्योंकि एक बैरक होता है, बैरक के अंदर जैसे 16x16 कमरा या 15x15 का 12 इतने का 20-20 50-50 आदमी रह रहे। और ऐसे थोड़ा है कि वहां पर भाई पंखे फ्रिज एसी लगे होंगे, भाई अपना गर्मियों में गर्मी हो, सर्दियों में सर्दी हो, एक कंबल दे दे, जो भी है, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी थोड़े भाई जैसे एक जैसे आप या मुझे कोई भी बाहर व्यक्ति, भाई जेल तो जेल है, ठीक है। तो उसकी बेल एप्लीकेशन लगी हुई, या किसी का जजमेंट आ रहा किसी का, या बहुत से ऐसे काम हो कोर्ट के अंदर जिनका होना बहुत ही आवश्यक हो, तो ऐसी सिचुएशन में उन कामों को नहीं रोका जा सकता। हाँ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी केस में कि आप हड़ताल नहीं करेंगे। दूसरी बात, बिना किसी, अगर कोई लॉयर है, यानी कि लॉयर मैंने आपको बताया था, लॉयर वो होता है जिसकी लॉ कंप्लीट होगी लेकिन उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वह बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, जैसे उत्तराखंड का या किसी भी राज्य का सदस्य नहीं है, इंडिया का सदस्य नहीं है, तो वह कोर्ट में जाकर पैरवी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अपने उस्ताद, जैसे उसका कोई सीनियर हो, जो नॉर्मली बात बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे कानून में लिखा हुआ कर नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली ऐसा कि अगर अपना सीनियर के साथ जा सकता हूँ मैं, और सीनियर के साथ अगर सीनियर उसे मौका दे रहा, क्योंकि भाई कोई भी हो, कोई भी बंदा ऐसा कि माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, चाहे वो कोई भी काम हो, हर काम सीखना पड़ता हो, वो भी ईमानदारी के साथ। अच्छे, भाई देखो, अगर आप कोर्ट में चले गए, आपको एक अच्छा सीनियर एडवोकेट की जरूरत है, जो आपकी अच्छे सीनियर की जरूरत हो, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको बताएगा, जो आपको माहौल एक कोर्ट के अंदर मिलेगा, तो उससे आप सीखोगे। घर बैठे आप कुछ नहीं सीख सकते। और जितना आप कंटिन्यू रखोगे अपने काम में, जितना पेशेंस रखोगे, आप सब्र रखोगे, कोर्ट में वही बंदा एडवोकेट बन सकता है जिसके अंदर पेशेंस हो, या घर का काम हो, अच्छा हो। आजकल इस फील्ड में बहुत से बंदे ऐसे आ रहे हैं, मैं देखो बैकग्राउंड बहुत डिपेंड रखता हूँ इस फील्ड में, वही सक्सेसफुल था। खैर, जिसको ऊपर वाले ने पैदा किया, खैर रोजी रोटी तो उसे मिलेगी, चाहे वो किसी भी काम में हो। लेकिन वो बंदे ज़्यादा एक्टिव होते हो जिनके बड़े पॉलिटिशियन हो, या जिसके पेरेंट्स भाई एज ए एडवोकेट या एज ए मुंशी कोर्ट में, या कोई कर्मचारी किसी भी पद पर काम कर रहे। लेकिन जैसा मैं हूँ, मेरे ना कोई बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अपनी नई लाइन बनानी पड़ रही, लोगों के साथ मिलना जुलना, या यह बात है एक्टिव रहना पड़ता है, सुबह शाम दिन रात किसी भी समय। अगर किसी वकील ने, किसी क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे यो काम हो, तो चलो एकदम एक एक्टिव रहना पड़ेगा, अगर आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हर सिचुएशन में। हाँ, लेकिन एक सिचुएशन हो रहा, लेकिन अगर आप कोई भी काम करें, एडवोकेट का एक एज ए नॉर्मली मैं आपको बता रहा, एक एडवाइस हो, अगर आप अच्छे एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई भी, आप अगर उसके साथ खड़े होगे उसके काम में, तो आप उससे फीस चार्ज करने ही होगे। अगर आप उससे फीस चार्ज नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे एक तो ये वकालत का पैसा पैसा कैसा भी हो, वकालत करने के आप कितनी भी मेहनत कर लो,
ठीक है, बहुत से बंदे ऐसे आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाने के जिसके आप लायक हो। खासकर मैं न्यू एडवोकेट की बात कर रहा हूँ, मैं पुरानों की नहीं। पुरानों को तो खैर इज्जत मिलती है, कुछ को नहीं मिलती इसका मुझे पता नहीं, लेकिन नए एडवोकेट के लिए यह फील्ड बहुत ही ज़्यादा समस्या से भरा है, क्योंकि एकदम क्लाइंट नहीं आएंगे आपके पास। आप 10 साल 20 साल 20 साल बाद 20-25 साल बाद आप एक एडवोकेट बनेंगे। आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम स्टार्टिंग में ही भाई जैसे किसी कोई कंपनी में काम कर रहा या कोई मेहनत मजदूरी कर रहा कि उससे पैसे मिलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन एडवोकेट का फील्ड ऐसा, पहले आपको निचोड़ना पड़ता है अपने आप को, थोड़ा सब्र पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आपको क्लाइंट मिलते हैं। क्योंकि आपकी जब अच्छी जान पहचान नहीं होगी, नाम नहीं होने का, तब तक आपको नहीं करेंगे, तब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। छोटे मोटे आपके पास काम आते पड़ेंगे भाई, आते रहेंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट का एफिडेविट वगैरह हो गया, या कुछ भी छोटे मोटे काम आपके पास आते रहेंगे। लेकिन बड़े काम देखा जाए, केसेस तो आपके पास जब आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे तभी आएंगे। हाँ, और क्लाइंट क्लाइंट को अगर आप अच्छा सक्सेसफुल एडवोकेट होना चाह रहे, क्लाइंट को आपको एक अच्छी एडवाइस देनी है। ये नहीं कि क्लाइंट को आप बता रहे कुछ और, पैसे हट रहे। अगर आपका जो मनसा, देखो मनसा तो हमेशा पैसे अर्न करने की हो, लेकिन ईमानदारी के साथ। क्लाइंट किस प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, फीस चाहे आप कितनी भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन आपको क्लाइंट के साथ ईमानदारी बरतनी है। अगर आप क्लाइंट के साथ ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो आप एक बार दो बार करके, 2 बार 3 बार किसी क्लाइंट से पैसे आप कितने भी हड़प लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपको घाटा ही होगा और आपका नाम खराब हो जाएगा स्टार्टिंग में। और अगर एक बार नाम खराब हो गया तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको अगर कुछ सीखना तो रेगुलर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और पुलिस स्टेशन या कहीं भी एक क्लाइंट के साथ आपको कोई भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपको जाना पड़ेगा। और अगर सक्सेसफुल एडवोकेट आप बनना चाह रहे तो साथ ही साथ आपकी जो ड्राफ्टिंग हो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपका जो माइंड हो बहुत तेज चलना चाहिए, आपके जो अपने फंडे होने चाहिए, ड्राफ्टिंग करते समय आपके अपने फंडे होने चाहिए। और छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी जो बात होती है, भाई कोई इंग्लिश में कर रहा प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग कर रहा, तो वह इंग्लिश के इसके अपने अपने फंडे, अपना फंडा होना चाहिए बस, कि आपको कोर्ट के अंदर अपना काम कैसे, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करना। अब ये कहनी नॉर्मली कि किसी ने, भाई हमें पता कि एक एडवोकेट को सब पता कि उसके क्लाइंट ने चोरी करी, हम ऐसे थोड़े कह देंगे कोर्ट में जाके हाँ भाई मेरे जो क्लाइंट हो इसने चोरी करी, साहब तो छोड़ दो। भाई देखो पैरवी तो करनी ही, ऐसा थोड़ा है कि भाई किसी ने कत्ल कर दिया उसकी पैरवी नहीं करने, किसी ने रेप कर दिया उसकी पैरवी नहीं करने, कहने लगे रेपिस्ट हो, ये ब्याजखोर हो, ये चोर हो, ये डकैत हो। भाई देखो अगर, या इसने किसी का मकान दबा रखा है, दुकान दबा रखी, भाई अपने देखो बहुत से फैक्ट ऐसे होते हैं कि कोर्ट के अंदर ही आपको पता लगता है कि बात जो दिखता है उसमें और जो होता है बहुत अंतर होता है। जो दिखता है और जो होता है उसमें बहुत अंतर होता है। अगर जैसे यही सीखना बस आपको कोर्ट के अंदर, कि कभी भी किसी भी अगर किसी ने कुछ आपको बता दिया, सबसे पहले आपको कान का कच्चा बिल्कुल नहीं होना। कि बहुत से व्यक्ति, इसमें मैं एक एडवोकेट की बात नहीं करूँगा, बहुत से जो व्यक्ति हो वह कान के कच्चे हो। अगर किसी ने बता देना कि फलाने चोरी कर ली, फलाने डकैती कर ली, फलाने किसी लड़की को लेके भाग गया, तो एकदम ट्रस्ट कर लेंगे अखारी फला तो अपना उसने क्या किया कि लड़की को लेके भाग गया, और आज उसने चोरी कर ली, उसने डकैती कर ली क्योंकि पुलिस ने लिख को दे दिया। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हो जाए कि करता कोई करो कोई और भरो कोई हो। और आपके अंदर एक चीज हो, डर। एक अगर आप एक एडवोकेट बनना चाह रहे, डर आपके अंदर, डर बिल्कुल ना होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी काम में अगर आपके अंदर डर होगा, या आपका अगर आप लर्नर हो, सीख रहे स्टार्टिंग हो, तो अगर आपके अंदर डर होगा आप सीख नहीं सकते। कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी वो हो, आपकी सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज, आपकी जो जबान बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जबान से कोई भी ऐसा मिसबिहेवियर, मतलब ऐसा वर्ड ना लिखे तो मिसबिहेवियर, मतलब कभी मिसबिहेव नहीं कर सकते आप, कोई ख़राब बात नहीं बोल सकते कोर्ट के अंदर, खासकर जजेस के सामने या अपने सीनियर एडवोकेट के सामने, या किसी भी क्लाइंट के सामने आप गलत वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। आपके जो वर्ड होंगे बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ताकि दूसरों को लगे हाँ भाई
बहुत अच्छी तरीके से जी आपसे बात करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ताकि दूसरों को लगे कि उसे हाँ रिस्पेक्ट दी जाए। गलत वर्ड का यूज नहीं करेंगे, डर ना होना चाहिए कोई भी काम हो। और हाँ, आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि पूछना, कि अगर आपने कोई भी काम आगा किसी भी तरह का, आपके पास कोई क्लाइंट आगा और उसने कहा जी मेरा बेल होनी, मेरी जमानत होनी, मेरा मुकदमा डलना। हाँ, आप नए हो लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या होना। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस क्लाइंट को इस तरीके से हैंडल करें ताकि आप सब जानते हो, आपको पता, और आप कर दोगे। बस आपके माइंड में होना चाहिए कि आप उस काम को कर दोगे, और उस काम को आप कर भी दोगे। क्यों? अपने जो भी आपके सीनियर हैं आप उनसे पूछोगे, उनसे राय लोगे, उससे सलाह लोगे और उनकी हेल्प भी लोगे। क्योंकि एडवोकेट का फील्ड ऐसा कि कोई भी एडवोकेट, कोई भी सीनियर एडवोकेट आपको मना नहीं करेगा। अगर आपने उनसे हेल्प मांगी तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। बस आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। अगर आप किसी काम को, किसी बात की आपको नॉलेज नहीं है, किसी काम की आपको नॉलेज नहीं है लॉ से रिलेटेड, और आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, तो आपको यही सोच करना कि आपके पास आओ, इस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर दोगे, तो आप कर दोगे। और अगर आपके पास इतने वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इस फील्ड में फेल। और एक बात और, पूछना। अगर आपको लग रहा कि आप अपने आप में परफेक्ट हो, कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और तो ऐसे में आप कभी नहीं सीख सकते। आपको अगर कोई काम नहीं आता, आप दूसरों से पूछोगे, पूछ पूछ के सीखोगे। क्योंकि पढ़ाई में और प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब आपने लॉ कंप्लीट की, आपको नॉलेज होगी लॉ की, लेकिन सेक्शन का पता लग गया, लेकिन उन सेक्शन का, उन धाराओं का कैसे यूज़ होगा, वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही पता लगेगा। अगर आप क्रिमिनल एडवोकेट है, क्रिमिनल एडवोकेट अगर आप बने, तो आपको पता होना चाहिए, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्रिमिनल का क्या प्रोसीजर हो और सिविल का क्या प्रोसीजर हो। जैसे क्रिमिनल का प्रोसीजर, सबसे पहले क्रिमिनल का जो प्रोसीजर, सबसे पहले क्या होगा, एक तहरीर लिखी जाएगी। तहरीर इस बेस, कोई पीड़ित व्यक्ति किसी के साथ मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास तहरीर इनकी ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। क्या कि आप उसमें क्या लिखना है, उस वारदात जो उसके साथ घटी किस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप, किस तरीके से आप उसमें लिखना है। उसमें एफआईआर लिखते समय आपको 4 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। जो 4 चीज़, सबसे पहले कब, यानी कि आपको समय डालना कि आपकी लड़ाई किस टाइम हुई, चोरी किस टाइम हुई, रेप किस टाइम हुआ, डकैती किस टाइम डली। ठीक हो? कहाँ, प्लेस, कब कहाँ, इन प्लेस से पता लगा कि कहाँ कहाँ दुर्घटना घटी, किस जगह घटी। ठीक हो? कैसे, मतलब कैसे हुई, उसने अगर मारपीट करी किससे करी, मतलब लड़ाई हाथों से करी, मुक्कों से करी, डंडे से करी, या धारदार हथियार से करी, और क्यों, वजह क्या थी, वजह क्या थी। भाई जैसे रेप का क्या करना, उसका तो अपना रेप करना, चोरी करना, भाई लड़ाई झगड़ा क्यों, क्या कुछ रंजिश में करी लड़ाई, इस तरीके से कब क्यों कहाँ कैसे। यानी कि आपको एफआईआर लिखते समय, यानी कि जो तहरीर आप लिखोगे उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना कि यानी कि थाने का नाम सही सही होना चाहिए। और वैसे तो आप जीरो जीरो एफआईआर का भी जमाना आ गया। ठीक हो, जीरो एफआईआर से पहले थी, लेकिन अब जीरो एफआईआर आप लिखा सकते। अगर आपको नहीं पता किस प्लेस पे आपके साथ कोई दुर्घटना घटी, रेलवे में आपकी सफर कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आप कौन से थाने में आपको होना चाहिए, सबसे पहले तो आप 112 पर डायल कर सकते हैं। अगर आप 112 पर डायल नहीं करते तो उसकी एप्लीकेशन आप किसी भी थाने में दे सकते हैं जहाँ उसका क्षेत्र अधिकार को जाना हो। वह पुलिस वाला आपको या वह थाना आपको मना नहीं करेगा कि हाँ आप यह मेरा वो नहीं है, कि मेरा मतलब क्षेत्र अधिकार नहीं है मेरे थाने का। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप दे देंगे। बाद जीरो एफआईआर का मतलब ये हो कि आप कहीं भी दे सकते हो, उसके बाद जो भी संबंधित थाना में है पुलिस वाले उस एफआईआर को उसमें ट्रांसफर कर देंगे। और जो भी वहाँ पर एसआई होगा या एसएचओ होगा जो भी थाने का, ठीक हो, उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। सबसे पहले तहरीर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 4 चीज़ों का ध्यान रखा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन 4 चीज़। और किसने, ये भी देख रहे हैं किसने क्या, उसका नाम एड्रेस सही सही होना चाहिए जिसके खिलाफ आप तहरीर दे रहे। और तहरीर की जो प्रार्थना हो, प्रेड हो, वो भी सही तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद आप पुलिस को देंगे, पुलिस क्या करेगी, पुलिस आपका मुकदमा दर्ज कर लेगी। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब अभियुक्त हो या विक्टिम हो, ठीक हो, पीड़ित हो या अभियुक्त हो, दोनों को यानी कि उसकी कॉपी देने का राइट हो।
ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि भाई जैसे कोई 7 साल से सजा कम मसले मुकदमे, तो उसमें से क्या करेगी, अभियुक्त को भाई बाहर से बाहर ही मतलब थाने से ही जमानत दे देगी पुलिस, लेकिन फिर भी सर्टिफाइड कॉपी देगी जो अभियुक्त को पहले नहीं मिलती थी। लेकिन अब खैर वो तो खैर अब पब्लिकली हो गई, क्योंकि कोई भी अगर आप पुलिस क्या हो गया कि मुकदमा दर्ज होगा तो वह मुकदमा ऑनलाइन होगा, उसके बाद वीओ एफआईआर पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अभियुक्त को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और विक्टिम को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके बाद पुलिस वाले अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे कि हाँ भाई ये मुकदमा सही भी है नहीं भी है। और अगर आप अभियुक्त की साइड से कोई एडवोकेट, तो पहले तो 41 सीआरपीसी डी में दे रखा था कि एक एडवोकेट अपने जो भी उसका वह से पास जाको, यानी कि पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन यानी कि पास टीच करोगे, उससे कुछ पूछोगे, एक एडवोकेट जा सकता हो। लेकिन अब जो शायद 35 BNSB एंड SS में देखता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शायद सेक्शन 35(6) में दिया गया कि एक एडवोकेट अभियुक्त के साथ जाकर अगर पुलिस वाले कुछ उससे पूछताछ कर रहे हैं, प्रॉपर पूछताछ में तो एक एडवोकेट रह नहीं सकता। लेकिन वैसे जब तक के कोई प्रॉपर नहीं रह सकता, अगर प्रॉपर हो जाता तो खैर एडवोकेट को बहुत ज़्यादा मिल जाता। लेकिन उससे फिर जो अपराधी उन्हें थोड़ा फ़ायदा मिलता, क्योंकि एडवोकेट की बहुत पावर हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि एडवोकेट एक अपने आप में एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है जिसे कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में एडवोकेट को दी जाती है राइट, तो खैर बहुत से जो अभियुक्त हो, बहुत से जो मुलजिम हो, शायद पुलिस वालों का हिसाब थोड़ा मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते पुलिस। सही बात है, जो भी कानून बना बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। उसके बाद पुलिस वाले जांच करके चार्जशीट भेज देंगे। अगर कोई रीजनेबल केस हो, ठीक है, तो 90 दिन, 60 दिन, या अगर कोई NDPS का मसला आता है 180 दिन, तो उसके बाद कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी, एडवोकेट को जमानत देनी पड़ेगी, जो भी है। अगर सिविल के आप एडवोकेट हो, आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, भाई किस तरीके से आप ड्राफ्ट करोगे, किस तरीके से आप कैंसिलेशन का सूट डाल ले, या आप किसी भी तरह का सूट, सिविल सूट आप डालें, तो आपकी जो ड्राफ्टिंग हो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी ड्राफ्टिंग। उसके बाद एक चीज़ आ जाए आर्ग्यूमेंट, यानी कि बहस, किस तरीके से आपको बहस करनी है। बहस करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अपने जो फैक्ट हो वह बताने, और फैक्ट बताने आपको, जो भी आपने, अगर आप सिविल सूट में आप या किसी बेल पर आप वो कर रहे हैं, अगर आप जैसे किसी की बेल पर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उसकी आप FIR देख लो, FIR के अंदर आपको कमी निकालनी, उसकी डेट, टाइम, डिस्टेंस कितना होगा, और पुलिस ने जो भी विवरण दिया उसके अंदर आपको क्या करनी, कमी निकालनी कि ये नहीं ये था, इस तरीके से था। या कोई भी आर्गूमेंट करते समय आपको आर्गूमेंट बहुत तेजी में ना करनी चाहिए कि दम आप बोल ले। आप अपने वर्ड को इस तरीके से यूज करेंगे ताकि जैसे साहब मैं वहां पर नहीं था, ताकि कोर्ट को प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। अगर आप जल्दी जल्दी में तेज तरीके से या ऊंची आवाज में बोलोगे तो कोर्ट को कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अपनी बात को समझाना, कोर्ट को बताना धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल फास्ट तरीके से बोलते जा रहे, आप समझाओगे। और स्टार्टिंग में जो एक नया एडवोकेट, उसमें मैं भी, हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा धक 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 बोल लो। और उसके बाद जो सोचो कि हम इस आपको ये कहना, हम बोल नहीं पाते, इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अगर आप कोई भी आर्गुमेंट कर रहे किसी भी केस में, अगर आपको पता कि आपको मौका मिलेगा, आप करोगे, तो मेरा जो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने घर पर उसकी प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स, यानी कि अगर आप किसी भी जमानत में या किसी भी चीज़ में आप आर्ग्यूमेंट कर रहे, कोई बड़ी आर्ग्यूमेंट ना हो, वो छोटी आर्ग्यूमेंट ही, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो, लिखोगे आप, और लिखने के बाद ही आप क्या करोगे, उसके बार बार उसे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी। और अगर आप ड्राफ्टिंग सीखोगे, सबसे ड्राफ्टिंग में भी आपको ये करना कि आपको रोजाना ड्राफ्टिंग, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन हो, हाजिरी माफी हो, जुल्म इकबाल का हो, ठीक है, या किसी भी तरह की कोई भी हो, आपको उसका फॉर्मेट देखना, फिर आपको उसे लिख लिख को देखना। आप जब तक लिख लिख देखो, जब तक आप उसके बारे में सीख नहीं जाओगे। लेकिन आपके फंडे अपने अलग होने चाहिए, क्योंकि ऐसा था नहीं कि एक ही आपको जो लिखना है ना, कोई भी एप्लीकेशन किसी भी तरह की उसके संबंधित लिखनी, जो भी उसके
फैक्ट हो। खैर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।